जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना अपने 97% फाइटर स्पेस का कर चुकी है स्वदेशीकरण। चाइना को J-10C के फेलियर के बाद J-16 भेजना पड़ा है रफाल के साथ कॉम्पीट करने के लिए। अप्रैल 2027 से डिलीवर होना शुरू होगी भारतीय सेना को 100% इंडियन कंटेंट वाली AK-203। और यूरोपियन सैटेलाइट फर्म ISI अब भारत में करना चाहती है अपने एस्टेब्लिशमेंट को सेटअप। भारत और वियतनाम की कोस्ट गार्ड अपनी जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग हॉपटेक के दूसरे एडिशन को आयोजित करने के लिए तैयार है और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वियतनामीज कोस्ट गार्ड की शिप चेन्नई पहुंची है। और इस दौरान दोनों देशों की कोस्ट गार्ड प्रोफेशनल एक्सचेंजेस के माध्यम से अपने ऑपरेशनल टाइज को और मजबूत करेंगे। इसके अलावा एक जानकारी ये सामने आई है कि भारतीय वायुसेना ने अपने फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले 97% ऑपरेशनल फाइटर स्पेयर पार्ट्स को देश में ही बनाना शुरू कर दिया है। और इस वजह से पिछले 5 वर्षों में फॉरेन एक्सचेंज में 582 करोड़ रुपीस तक की बचत हुई है, क्योंकि अब जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता को कम करना चाहती है। और इसी उद्देश्य के साथ मेंटेनेंस कमांड ने लगभग 62,300 स्पेयर्स का स्वदेशीकरण किया है, जिसमें बैटरीज, एस्केप एयर एक्सप्लोजिव्स, पायलट पैराशूट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट के टायर्स, पावर कार्ड्स तो ये भी शामिल हैं। और जबकि न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में भारतीय वायुसेना ने डोमेस्टिक कैपिटल बजट एक्सपेंडिचर में 90% हिस्सेदारी हासिल की है, जो कि रक्षा मंत्रालय द्वारा तय किए गए स्तर से ज़्यादा है। और ऑपरेशन यूनिट्स के लिए जो स्पेयर्स फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते रहते हैं तो वो 97%, और जबकि डिसेंट्रलाइज फ्लीट के ओवरहॉलिंग के लिए जो जरूरी स्पेयर्स हैं तो उनका 93% तक स्वदेशीकरण किया गया है। और ये सब हो पाया है इनोवेशन और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के पार्टिसिपेशन के साथ। और जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी तो इस कॉन्फ्लिक्ट ने ओवरसीज सप्लाई चेन्स की वनरेबिलिटीज़ को एक्सपोज किया था, जिसका असर एरो इंजन्स की मूवमेंट, एवियोनिक्स, स्पेशलिस्ट वेपन्स की रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग इन सब पर पड़ा था। और जैसे कि भारतीय वायुसेना फॉरेन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट की एक बहुत बड़ी फ्लीट को ऑपरेट करती है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनकी मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग के लिए जो जरूरी स्पेयर्स हैं वो कम से कम भारत के पास रहें, ताकि अगर कोई सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो उसका असर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल कंडीशंस पर ना पड़े। और जबकि रशियन ओरिजिन की जो स्पेयर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग और ओवरहॉलिंग वाले जो प्रयास हैं तो वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और रशियन कंपनीज की मदद के साथ किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक 100% इंडियन कंपोनेंट्स वाली जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स हैं तो उसके 10 प्रोटोटाइप्स एक्सटेंसिव ट्रायल्स के लिए महीने भर के अंदर भारतीय सेना को हैंडओवर किए जाएंगे। और इन 100% इंडियन कंटेंट वाली जो AK-203 राइफल्स की डिलीवरी है वो अप्रैल 2027 से शुरू होनी है। और जबकि CNN न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में IRRPL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ से बताया गया कि इन प्रोटोटाइप राइफल्स की ऑलरेडी फैक्ट्री में 3000 सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग्स कंडक्ट हो चुकी हैं। और उनकी योजना है कि अप्रैल 2027 से शुरू होने वाले पहले 3 महीनों में ही 7000 पूरी तरह से स्वदेशी राइफल्स डिलीवर की जाएं और फिर इसके बाद एक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। बाकी अभी तक भारतीय सेना को भारत में ही असेंबल्ड हुई लगभग 55,000 AK-203 राइफल्स डिलीवर हो चुकी हैं। और जबकि फैक्ट्री में और भी 7500 राइफल्स असेंबल्ड हैं और वो भी डिस्पैच के लिए तैयार हैं। और ये उस इनिशियल फेज़ का हिस्सा है जिसमें 70,000 राइफल्स डिलीवर होनी थी, जिनमें स्वदेशी कंटेंट की मात्रा 5% से 70% तक फेज्ड मैनर में बढ़ाई गई है। और अगले साल से जो इन राइफल्स का प्रोडक्शन है वो 600 राइफल्स पर डे तक बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो एनुअल प्रोडक्शन है वो लगभग 1.5 लाख यूनिट्स तक पहुँचेगा। और बाकी जैसे कि पिछले अपडेट में हमने इस पर बात करी थी कि उनकी योजना है कि इन राइफल्स की डिलीवरी उसके तय समय से लगभग साल भर पहले ही कर दी जाए। यानी कि ओरिजिनली प्लान था कि जो 6 लाख AK-203 राइफल्स हैं वो 2032 तक इंडियन आर्म फोर्सेस को डिलीवर होंगी, लेकिन जिस हिसाब से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है तो उसको देखकर ये लग रहा है कि पूरा ऑर्डर 2030 के अंत तक या फिर 2031 की शुरुआत तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हाँ, जो 100% स्वदेशी कंटेंट वाली राइफल है तो वो 2025 के अंत तक अचीव की जानी थी, तो उसमें कुछ महीनों का डिले देखने को मिला है। लेकिन ये जरूर कंफर्म किया गया कि जो ओवरऑल डिलीवरी शेड्यूल है उसमें कोई भी देरी नहीं होगी, वो सब कुछ टाइम पे पूरा होगा। 22 अगस्त से चीन और इजिप्ट की जॉइंट एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 तो इसकी शुरुआत हुई है। और इसमें जहां एक तरफ इजिप्ट के रफाल फाइटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना के J-16। और पहली बार है जब चाइना के फाइटर्स को रफाल जैसे 4.5 जनरेशन फाइटर के खिलाफ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ट्रेन करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। और इसी के हिस्से के तौर पर 23 अगस्त को चाइनीज J-16 ने इजिप्शियन एयरफोर्स के रफाल के साथ 101 एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, जबकि चाइनीज PLA एयरफोर्स ने खुद इसे J-16 और रफाल के बीच फर्स्ट एवर कॉम्बैट एक्सरसाइज के तौर पर डिस्क्राइब किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले वाले एडिशन में जो कि 2025 में हुआ था, तब चाइना ने अपने J-10C फाइटर को भेजा था इससे पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से J-10C की इक्वेशन काफ़ी बदल चुकी है, क्योंकि चाइना कंपेयर करता था J-10C को रफाल से,
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में वो कुछ खास काम नहीं आ पाया रफाल के सामने। तो हो सकता है कि शायद इस वजह से भी चीन ने इस बार J-16 को भेजने का फैसला किया हो। और इस साल एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि J-16 एक्चुअल में रफाल के साथ एक 101 एरियल कॉम्बैट को कंडक्ट कर रहा है। बाकी आपको बता दें कि J-16 एक हैवी ट्विन इंजन मल्टीरोल क्लास वाला एयरक्राफ्ट है, जबकि रफाल एक मीडियम ट्विन इंजन मल्टीरोल क्लास में आता है। और J-16 असल में रशियन सुखोई फैमिली का ही चाइनीज वर्जन है। फिलीपींस मरीन कोर के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की डिलीवरीज लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब इनकी कुछ नई पिक्चर्स भी सामने आई हैं। बाकी फिलीपींस ब्रह्मोस के और भी फॉलोअप ऑर्डर्स की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी की वज्र कोर के द्वारा आइडियाज़ एंड इनोवेशन कॉम्पिटिशन 2026 को होस्ट किया गया और इस कॉम्पिटिशन में 54 मिशन ओरिएंटेड फील्ड ड्रिवन इनोवेशंस को शोकेस किया गया था, जिसमें अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, AI इनेबल्ड डेटा एनालिटिक्स, ऑटोनोमस सिस्टम्स, ये सभी शोकेस किए गए थे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि US राजदूत ने हैदराबाद में स्थित टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर्स को विजिट किया है और इस दौरान उन्होंने C-130J के टेल्स की प्रोडक्शन लाइन का दौरा किया, जिन्हें ग्लोबल C-130J सुपर हरकुलिस प्रोग्राम के लिए खास तौर पर हैदराबाद में ही बनाया जाता है। और आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन टाटा के पार्टनरशिप के साथ अपने इसी एयरक्राफ्ट के साथ इंडियन एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में भी कॉम्पीट कर रही है। असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस कमांडोज के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में एक हाई वैल्यू टारगेट को पकड़ा है, जो कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन PLA का एक एक्टिव मेंबर भी है, जिसका नाम है SS कैप्टन बालिन उर्फ थियाम बोईचा सिंह, और इसके ऊपर 4 लाख रुपए का इनाम था। और चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में जो एम्बुश वाला केस हुआ था, तो उसमें यह मुख्य आरोपी था, वही एम्बुश जिसमें कर्नल त्रिपाठी और उनकी फैमिली की जान गई थी। और इसको पकड़ने वाला जो ऑपरेशन है वो एक सस्टेन इंटेलिजेंस और साइबर ट्रैकिंग पर आधारित था। बाकी शुरुआती पूछताछ में इसने खुलासा किया है कि PLA एक्टिविटीज़ में शामिल था, म्यांमार में इसकी ट्रेनिंग भी हुई है। बाकी अब आगे की लीगल एक्शंस के लिए इसे मणिपुर पुलिस को हैंडओवर किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि यूरोपियन सैटेलाइट कंपनी जिसका नाम है ICEYE, जो कि अपनी स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए मशहूर है, तो अब इस कंपनी ने भारत में अपना एक नया एस्टेब्लिशमेंट सेटअप किया है ताकि वो देश में डिफेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ काम कर सके और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे कंडक्ट कर सके। और इसका जो नया एस्टेब्लिशमेंट है ICEYE इंडिया, तो इसकी अनाउंसमेंट नेशनल स्पेस डे पर की गई थी। और इसके साथ ही कंपनी का ये कहना था कि वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस और स्पेस मार्केट्स में से एक में अपनी प्रेजेंस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। और ICEYE की जो ये इंडियन एंटिटी है, तो इसमें आगे चलकर भारत में इनके द्वारा सैटेलाइट्स को मैन्युफैक्चर करने की भी योजना है, जो कि इंडियन डिफेंस, सर्विलेंस और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स में इस्तेमाल हो पाए। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2014 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नायक नीरज कुमार सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर संजय बदूनी वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1990 में 12 असम राइफल्स के राइफलमैन बहादुर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का कौन सा फाइटर जेट न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।